बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर चिमनलाल गर्ग। मैंने बीकानेर से अपना BBSc एंड AH किया हुआ है। 1980 की मेरी एडमिशन है। 84 में मैंने पास आउट किया। वेटरनरी डिपार्टमेंट में 35 साल नौकरी किया। मैंने एज ए वेटरनरी अफसर, एज ए सीनियर वेटरनरी अफसर मैं रिटायर हुआ बठिंडा से ही। और उसी से मैंने बहुत कुछ फील्ड में जाके सीखा, जो मैं आज आपको सभी अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे आज जो मेरा टॉपिक है वो है रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा का मतलब समझते हो आप लोग? किसी को पता है प्लेसेंटा क्या होता है? पता है? आप बताओ, प्लेसेंटा क्या होता है? जेर। जेर का जब पशु ब्याता है तो ब्याने के बाद पशु ने जेर गिराना होता है। वो आपको पता है जेर कितनी देर में गिराना होता है? कुछ आप लोगों को जेर के बारे में नॉलेज है? कुछ बता सकते हो? कोई लड़का आपके बीच में से जेर के बारे में कुछ बता सकते हो मेरे को? जेर पड़ता क्यों नहीं? जेर होता क्या है? जेर कैसे निकालना होता है? कैसे गिराना होता है? जेर करने के बाद क्या ट्रीटमेंट करना है? कोई है कि बिल्कुल नॉलेज नहीं है आप लोगों को? जब मैं ही बताऊं सब अब आपको है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा जेर क्या होती है। पहले लिखो आप जेर क्या होती है। अब जेर को लिखो प्लेसेंटा, PLACENTA। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा, PLACENTA। समझे? प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन। ये एक कनेक्शन है मदर और फीटस का। जो फीटस होता है उसका एक कनेक्शन होता है। माँ का जब बच्चा गर्भ में होता है उसका गर्भ से उसी प्लेसेंटा के ही थ्रू उसको सारा खाने पीने को मिलता है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, जिस दिन से वो गर्भ में बन जाता है उसी दिन से प्लेसेंटा तैयार हो जाता है। प्लेसेंटा का मदर का जो यूट्रस होता है उसके साथ कनेक्शन होता है। उसके थ्रू उसको सारा जो खाने पीने के लिए बच्चे को चाहिए वो उसी के थ्रू मिलता है। समझाई भी प्लेसेंटा क्या होता है? जो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द फीटस। इसके थ्रू ही बच्चे की डेवलपमेंट होती है। अगर प्लेसेंटा वीक है तो बच्चा भी वीक रहेगा, अगर प्लेसेंटा स्ट्रांग है तो बच्चा भी ठीक है। इसलिए प्लेसेंटा का और बच्चे का और माँ का बहुत बड़ा रोल है बच्चे को। वही चीज़ को हमने आज मैंने बताना है। वो प्लेसेंटा जब गाय भैंस ब्याती है तो उसमें से प्लेसेंटा को कैसे हमने निकालना है, कैसे उसको निकालने के बाद ट्रीटमेंट करना है। प्लेसेंटा क्यों जरूरी है, कैसे, वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका मदर के साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर प्लेसेंटा नहीं होगा तो बच्चा नहीं बनेगा। बच्चा बच्चा को पलने के लिए प्लेसेंटा जरूरी है। समझे ये बात दिमाग में बैठा लो भी। प्लेसेंटा है, प्लेसेंटे के बगैर बच्चे का और माँ का कुछ नहीं बनता। ये प्लेसेंटा ही है जो बच्चे को माँ से फीड दिलाता है। तो अब आता है जब गाय भैंस ब्याती है, जो बच्चा जब निकलता है तो उसके बाद प्लेसेंटा ने मदर ने प्लेसेंटा गिराना होता है। प्लेसेंटा मीन्स, मैं प्लेसेंटा इसलिए यूज कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा पक जाए, मीन्स जेर को गिराना होता है। ठीक है ना? ये जेर का क्यों गिराती है, कैसे गिराती है? पहले तो ये होना चाहिए भी, आपको पता होना चाहिए भी जेर कितनी देर में गिरनी चाहिए। जब गाय भैंस ब्याती है तो सबसे पहले उसमें जब ब्याने से पहले एक वाटर बैग, जिसको हम पानी की थैली बोलते हैं, वो निकलती है बाहर। कभी गाय भैंस सूती देखी है आपने, ब्याती देखी है? तो क्या आता पहले? वाटर बैग आता है। जैसे ही वाटर बैग बाहर निकलता है तो वो दैट इज ए फुल ऑफ फ्लूइड, उसमें पूरा फ्लूइड होता है जो बच्चे के आले दुआले उसको लुब्रिकेंट करके रखता है, उसको मुलायम करके रखता है। जैसे वाटर बैग निकलता है, वाटर बैग कुछ मिनटों के बाद जब वाटर बैग नीचे गिरता है
तो वो रप्चर हो जाता है। उस रप्चर के बाद जैसे ही वाटर बैग रप्चर होता है तो बच्चे का सबसे पहले बच्चे का क्या आता है बाहर? सबसे पहले आते हैं पैर, आगे वाले दोनों पैर आएंगे, उसके ऊपर ही उसका ये मुंह टिका होता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है बच्चे की, आगे वाले पैर और जो मुंह है उसके ऊपर टिका हुआ है। इसको अगर ये है तो हम इसको बोलते हैं यूटोकिया, नॉर्मल डिलीवरी। एक होता है डिस्टोकिया, सुना आपने कभी? व्हाट इज डिस्टोकिया? बताओ आप, रेड टी शर्ट आप, डिस्टोकिया क्या होता है? यस, डिस्टोकिया होता है डिफिकल्ट पार्चुरेशन, मुश्किल से बच्चे को बाहर निकालना। उसकी बहुत बहुत डिफरेंट पोजीशन है, वो मैं वो बाद में समझाऊंगा। डिस्टोकिया होता है डिफिकल्ट पार्चुरेशन, मुश्किल से बच्चे को बाहर निकालना। यूटोकिया मीन्स बच्चा नॉर्मल है, आपने बाहर निकाल दिया। लिख लो आप, यूटोकिया और डिस्टोकिया। यूटोकिया नॉर्मल डिलीवरी, डिस्टोकिया डिफिकल्ट पार्चुरेशन। डिफिकल्ट पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के स्पेलिंग होते हैं, डिस्टोकिया लिखो पहले, DYSTOCIA। थोड़ा थोड़ा ना ये इंग्लिश के जो मैं वर्ड बोलता हूँ इनको जाके अपने कमरे में बैठ के थोड़ा सा रट्टा लगाने की कोशिश करा करो, याद करने की, क्योंकि आप फील्ड में जाओगे, कोई डॉक्टर खड़ा हो, वो कहे यार डिस्टोकिया क्या होता है, आप उसके मुंह की तरफ देखोगे, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ये डिस्टोकिया। तो डिस्टोकिया बोलते हैं डिफिकल्ट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के स्पेलिंग होते हैं PARTURATION, पार्चुरेशन मीन्स ब्याना। तो जब आपको मतलब अगर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो उसको हमने, जब वो बच्चा नॉर्मल है तो उस बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी हम कैसे करवाते हैं? आपको पता है जब गाय भैंस को ब्याती है तो बच्चा कैसे बाहर निकालते हैं, क्या करते हैं हम? बताओ, बच्चा कैसे बाहर निकालते हैं कि अपने आप ही निकल जाता है? 80% बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है, क्योंकि जो मदर होती है उसकी यूट्राइन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, वो अपने आप एक्सपेल कर देता है। 20% केसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो उसमें जो हमारे को हैंडल करना पड़ता है केस, हमारे को थोड़ा सा उसकी हेल्प करनी पड़ती है गाय भैंस की, ताकि हम वो बच्चा नॉर्मल जल्दी डिलीवरी हो जाए। क्या करते हैं डिलीवरी के लिए? सबसे पहले अपने दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लो। ये तो वो सिस्टम बताऊंगा आपको जो डॉक्टर करते हैं। वैसे गांव के लोग तो मिट्टी में हाथ रगड़े, मिट्टी लगाई और बच्चे को खींचना शुरू कर दिया। वो दैट इज ए क्वाइक मेथड, वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो एक अनपढ़ जो गांव का किसान है वो कर सकता है, हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अपने हाथ लाइफ बॉय या डिटोल साबुन के साथ साफ करेंगे। उसके बाद हल्का सा अपने हाथों पे सरसों का तेल लगाएंगे। सरसों का तेल लगा के बच्चे के ऊपर लगाएंगे। बच्चे के जैसे ऊपर लगाएंगे तो उसकी जो लुब्रिकेशन है, बच्चे का जो क्या कहते हैं, वो कूलापन है उसका, वो बढ़ जाएगा। तो आप दोनों हाथ से बच्चे को खींचोगे। हमेशा जब बच्चे को खींचना होता है, टूवर्ड्स द अर्थ, डाउनवर्ड खींचना होता है, क्योंकि जैसे वो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसकी पोजीशन डाउनवर्ड टू जो ग्राउंड की तरफ होती है, तो हमने बच्चे को धीरे धीरे खींचना होता है। नॉर्मली जब बच्चा निकालते हैं उसमें एक से दो आदमी, मान लो आप थक गए तो दूसरा आदमी शुरू कर लेगा, दो आदमी नॉर्मल डिलीवरी को करा देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा आसान तरीका है, पर इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग पे अपने हाथों का वो क्या आपने साबुन से अच्छी तरह धोया, उसके बाद बच्चे को आपने पकड़ लेना है। जैसे बच्चे को आप पकड़ोगे, वो बच्चा जब बाहर आ जाएगा तो उसको आप कोई नीचे बोरी या पल्ली बिठा के उस पर बिठा दोगे। उसके बाद उस बच्चे को मदर के पास ले जाएंगे। काय के लिए लेके जाते हैं? चाटने के लिए। जैसे मदर अपने बच्चे को चाटती है, उससे दो चीज़ें का फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है
भी जैसे वो पंजाबी में बोलते हैं, गाय भैंस अपने बच्चे को भूलती नहीं है। बोलते हैं ना गांव में भी, गाय भैंस बच्चा भूल गई। बच्चा भूलने का मतलब जैसे वो बच्चा दूध के लिए जाता है तो वो उसको दूध पीने नहीं देती। भूलने का मतलब वो उसको पहचानती नहीं भी ये मेरा बच्चा है, इसको बोलते हैं भूलना। तो इसलिए जैसे वो अपने बच्चे को 2-3 घंटे चाटेगी, उससे मदर का और बच्चे का आपस में प्यार डेवलप हो जाता है। तो वो बच्चा जब तक वो मदर का दूध पिएगा तब तक वो बच्चा, उसकी माँ, उसकी जो माँ है गाय भैंस है, वो अपने बच्चे को पहचान लेगी और उसको हमेशा जब भी हम दूध के लिए, वो क्या कहते हैं, चोने के लिए क्या बिलोना बोलते हैं, जब दूध निकालते हैं उसको क्या है, हाँ, मिल्किंग के लिए जब भी जाएंगे तो वो बच्चे को एकदम अपना पहचान भी लेगी और दूध को उतार भी देगी, तो हमारे को दूध प्रॉपर मिलेगा। तो उससे पहले मैं बताता हूँ वो क्या होता है। नॉर्मली 12 घंटे से लेके 24 घंटे में जेर पड़ जानी चाहिए। जेर पड़ने का टाइम लिखो, जेर कितनी देर में पड़नी चाहिए नॉर्मल। जो नॉर्मल जेर है वो 12 घंटे से 24 घंटे में पड़नी चाहिए। अगर 12 से 24 घंटे में नहीं पड़ती जेर तो उसको बोलेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। जेर का अंदर रहना, रिटेन्ड प्लेसेंटा, RETAINED, रिटेन्ड प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं। आरपी का केस है ये, रिटेन्ड प्लेसेंटा का केस है। मालिक का मालिक का आपको फोन आता है भी डॉक्टर साहब हमारी गाय भैंस की जेर नहीं पड़ी। हिंदी में भी जेर ही बोलते हैं कि हिंदी में कुछ और बोलते हैं? जेर ही बोलते हैं। तो वो मालिक आपको फोन करता है भी डॉक्टर साहब हमारी गाय भैंस की जेर नहीं पड़ी, तो आपने सबसे पहले क्या पूछोगे भी आपकी गाय भैंस को ब्याई को कितना टाइम हो गया। तो आपने ये देखना है भी, उसको ये बोलना है भी क्या 24 घंटे हो चुके हैं। अगर वो मालिक बोलता है अभी 12 घंटे हुए हैं, तो आपको जल्दी नहीं है वहां पे भागने की। यही मत सोचना कभी भी यार केस आ गया, अपना शायद फीस ना मर जाए तो मैं जल्दी जल्दी भागता हूँ। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप मालिक का पशु के बारे में अच्छा सोचते हो तो भगवान आपके बारे में भी अच्छा सोचेगा। इसलिए हमेशा ये सोचा करो भी हमने जो पैसा कमाना है वो अपने हक का कमाना है। हमने ये नहीं है कि वहाँ गए, अबड़ा दबड़ी की, पैसा लिया और भाग आए। नहीं, कभी भी जो फील्ड में आप लोग काम करने जा रहे हो उसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने गौ के लिए और मालिक के लिए हमेशा वफादार और सिंसियर बन के रहना है। जितनी आपकी वफादारी मालिक के लिए और गाय भैंस के लिए, पशु के लिए होएगी, उतनी वफादारी आप लोगों की भगवान भी आपके साथ उतना ही वफादार होएगा। अगर आप उससे, क्योंकि वो बेजुबान है, जो पशु है वो बोलता नहीं, उसके साथ अगर आप लोग धोखा कर रहे हो तो भगवान आपके साथ भी कभी ना कभी धोखा जरूर होगा। इसलिए ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, ये बात को ध्यान में रखो। कभी भी किसी गरीब किसान से, कभी भी किसी अनजाने में या जाने में ऐसी गलती ना करो भी जो मालिक को अच्छी ना लगे। आपने हमेशा ये सोचना है मैं अपने हक का पैसा कमाऊंगा, मैं हक का काम करूंगा, वो ही काम करूंगा जो बिल्कुल भगवान से मेरे को प्रेरित किया गया है, जो आपको अच्छा लगता है आपको करना चाहिए। और कभी भी फीस के लिए मालिक से बहस ना करो, कभी भी ये ना कहो भी मैं तो इतने पैसे लूँगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज आप उसका काम फ्री में भी कराते हो, जो कम पैसे में कराते हो, तो वो कभी भी ना कभी आपको जरूर बुलाएगा और आपका जो पहले का हक है वो भी दे देगा, जो दूसरे दिन की फीस है वो भी दे देगा, क्योंकि आपने भगवान को हाजिर नाजिर जान के आपने बिल्कुल वफादारी से काम किया है। तो जब वो गाय ब्याएगी तो 24 घंटे में अगर जेर नहीं पड़ी तो फिर आपने सोचना है भी मैंने जाके जेर निकालनी है।
तो आप लोगों को पता है जेर निकालने से सबसे पहले क्या करना होता है, बताओ कुछ, आप कुछ बताओ ना। ये रेड श्याम कुछ नहीं पता आपको, कहाँ से आए हो? तपा मंडी, पंजाबी बंदे हो? हाँ, फिर तो पशु कदे सूंदा देखा देखा, जेर कढ़वाई है कदे? चलो बैठ जाओ। मैं सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम अगले के घर पहुंचे, हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एप्रन होता है जो हमने वहाँ पे जाके पहन लेना होता है, क्योंकि जब जेर निकालते हैं तो उसके अंदर से बहुत सारा ब्लड भी आता है, तो नहीं तो वो सारे हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो वो एप्रन हमने पहन लेना है जाके। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों हाथ अच्छी तरह डिटोल साबुन लगा के वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद एनिमल को, मालिक को बोलो इसको अच्छी तरह कंट्रोल कर लो, क्योंकि जब भी जेर अंदर रहती है तो एनिमल क्या होता है, रीस्ट्रेनिंग एनिमल में शुरू हो जाती है, एनिमल जोर लगाता है, क्योंकि उस जो जेर है, जेर तब तक एनिमल को रखनी होती है जब तक बच्चा अंदर होता है। जैसे ही बच्चा बाहर निकल गया 24 घंटे बाद एनिमल के लिए वो जो जेर होती है वो एक फॉरेन बॉडी बन जाती है। उसको ये होता है भी मैंने जेर को, नहीं तो वो जोर मारना शुरू कर देती है। गाय कभी उठती है, कभी बैठती है, कभी वो जोर लगाती है, तो कई बार वो जोर लगाने की वजह से एनिमल का प्रोलैप्स भी हो जाता है। प्रोलैप्स तो समझते हो, बाहर निकल आता है, जिसको हम कहते हैं ना बाहर निकल आता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था ना प्रोलैप्स ऑफ, उस दिन मैंने लेक्चर दिया था प्रोलैप्स पे। पता है कि नहीं आप लोगों को प्रोलैप्स क्या होता है? उस दिन आप लोग नहीं थे क्लास में सारे? हैं? ये न्यू बैच है कि वो न्यू बैच था? आप लोगों को प्रोलैप्स के बारे में कुछ पता है? जो मैंने पहले पढ़ाया था वो दूसरे लड़के थे, आप तो ये, हाँ न्यू। प्रोलैप्स का मतलब होता है अंदर से यूट्रस का, सर्विक्स का, वजाइना का बाहर निकल जाना, उसको बोलते हैं प्रोलैप्स। तो वो क्या होता है, जैसे ही अगर हमने अपना जाके ये सोचा कि हमने जेर बाहर निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ वॉश करेंगे। उसके बाद अपने हाथों पे तेल लगा के, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो राइट या लेफ्ट हैंड जिसका जो, जैसे मैं फील्ड में राइट हैंड से शुरू करता था काम, तो आप राइट हैंड अपना अंदर डालो। जैसे आप अंदर डालोगे तो आपको लगेगा भी जो प्लेसेंटा है वो सारा अंदर वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब उस प्लेसेंटे को हमने बाहर निकालना है, उस जेर को हमने बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या होता है जैसे ही आप प्लेसेंटे को हाथ डालोगे तो आपको फील होगा भी ये प्लेसेंटा है, ये किसी अंदर किसी के साथ फिक्स हुआ पड़ा है, ये किसी के साथ स्टिक हुआ है। वो प्लेसेंटा क्या होता है, अंदर यूट्रस के साथ स्टिक हुआ होता है। तो हमने उसको रिमूव करना होता है, रिमूव करके फिर उसको बाहर निकालना होता है। उसी को हम मतलब कहते हैं भी हमने प्लेसेंटा बाहर निकाल दिया। जैसे ही आप अंदर हाथ डालोगे, क्योंकि आपके हाथ पे सरसों का तेल लगा हुआ है, तो आप जाके वो सरसों का तेल वाला हाथ को धीरे धीरे उसके अंदर, यूट्रस के अंदर जैसे ही आपने हाथ डाला, आप धीरे धीरे उसको हाथ से पहले प्लेसेंटा को यूट्रस से उतारोगे, क्योंकि वो उसी के साथ ही कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स पता आप लोगों को, वो मैं बाद में बता दूंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा उसके साथ चिपका पड़ा होता है, तो हम धीरे धीरे उसको प्लेसेंटा को वहाँ से उतारते हैं। हमारे को कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा उस जेर को उतारने में लगता है। उसको हमने आराम से उतारना है, क्योंकि अगर उसमें हम थोड़ा सा भी ज़बरदस्ती करेंगे तो वहाँ पे जो यूट्रस होता है उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर एनिमल की ब्लीडिंग होगी तो एनिमल की कई बार डेथ होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ब्लीडिंग भी नहीं होने देनी और प्लेसेंटे को भी बाहर निकालना है। तो आपने क्या करना है, प्लेसेंटे को धीरे धीरे उतारना है। और जो दूसरा आपका हाथ फ्री है, जैसे ही आप प्लेसेंटा उतारोगे तो उसका एक जो एंड पॉइंट है, जो एक सिरा है, वो बाहर निकलेगा। तो दूसरे हाथ से आपने प्लेसेंटा को पकड़ लेना है। जैसे जैसे एक हाथ से आप उतारते जा रहे हो, दूसरे हाथ से पकड़ के धीरे धीरे उसको बाहर खींचोगे।
आधे पौने 1 घंटे बाद आपको लगेगा भी जो मैंने यूट्रस में सारा प्लेसेंटा पड़ा था मैंने उसको पूरा उतार दिया और दूसरे हाथ से आपने खींच लिया। जैसे जेर का पता क्या चलता है भी यार ये जेर पूरी पड़ गई कि नहीं। जेर अप्रोक्सीमेट जो उसका वेट होता है जो 15 से 20 किलो हो जाता है, एक जैसे कहते हैं ना बट्ठल, जिसको आपकी भाषा में क्या तसला बोलते हैं, जो बट्ठल होता है वो जेर का एक पूरा भर जाता है। जैसे ही वो पूरी जेर बाहर निकलेगी तो बट्ठल में डालोगे तो आपको लगेगा कि मैंने पूरी जेर बाहर निकाल दी है। अगर जेर मान लो कई केसों में होता है जेर जब आप हाथ डालते हो तो वहां से उतरती नहीं, तो आपने कोई जबरदस्ती नहीं करनी उस केस में। आपने क्या करना है, जेर को निकालना बहुत प्यार से ये काम करने वाला होता है, इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी, चाहे गाय भैंस कुछ भी है। आपने जितना आप प्यार से जेर को निकाल सकते हो वही निकालो। अगर मान लो आपको लगा भी यार मैंने जेर निकालने की कोशिश तो की पर मेरी जेर निकली नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले या जितनी जेर आप निकाल सकते हो आराम से उसको निकाल लो। उसके बाद एक बोलस आती है जिसको बोलते हैं हम फ्यूरिया बोलस। फ्यूरिया बोलस लिखो आप, फ्यूरिया FUREA। हमने क्या करना है, 4 से 6 बोलस फ्यूरिया बोलस की अपने उसी हाथ से अंदर रख देनी है यूट्रस के अंदर। जैसे ही आप बोलस को अंदर रखोगे 24 घंटे अंदर वो जो जेर अंदर चिपकी पड़ी है वो जेर अपने आप उतरनी शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे जब 24 घंटे बाद दूसरी बार जाओगे मालिक के पास तो फिर आपने वैसे का वैसे ही हाथ अंदर डालना है, तो फिर आपने उसको पकड़ के हाथ से बाहर निकाल देना। समझे भी, अगर मान लो पहले दिन आप जेर नहीं पड़ी तो आपको दूसरे दिन जाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले जब मालिक को बोल के आना भी आज मैंने जेर निकालने की कोशिश जरूर की थी पर आपकी गाय भैंस की जेर नहीं निकली, ये आपने कल भी ही निकलवानी है, अभी आप मेरे को फ्यूरिया बोलस ला दो। जैसे ही वो आपको फ्यूरिया बोलस ला के देगा आपने फ्यूरिया बोलस को अंदर रखना है और उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक देना है, साथ में आपने बी कॉम्प्लेक्स भी देना है, साथ में आपने लिखो क्या क्या देना है एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक आता है सॉक्सरिन, SOXURINE, सॉक्सरिन। ये सॉक्सरिन इसकी डोज होती है 15 से 20 ml। 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। ये सॉक्सरिन जो एंटीबायोटिक है ये स्पेशली बना ही यूट्रस के इन्फेक्शन के लिए है। यूट्रस के इन्फेक्शन के लिए सॉक्सरिन है। साथ में आपने उसको देना है कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी देना है, मेलॉक्सी दे सकते हो और एबल दे दो ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो अंदर जो जेर की वजह से कोई एलर्जी ना हो। ठीक है, एंटीबायोटिक दे दिया, एंटी एलर्जिक दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। ठीक है, ये पहले दिन का आपका ट्रीटमेंट है, ये आप करके आओगे। दूसरे दिन जैसे ही आपने फ्यूरिया बोलस पहले दिन रखी, दूसरे दिन वो जेर ऑटोमेटिकली अंदर गल जाएगी और वो जेर जब आप हाथ डालोगे तो आपके हाथ के साथ लगते ही वो बाहर जेर आ जाएगी। दूसरे दिन फिर वही आपने ट्रीटमेंट रिपीट करना जो पहले दिन किया था, वही एंटीबायोटिक, वही एंटी इन्फ्लामेटरी, वही एंटी एलर्जिक। ये 2 दिन का आपका ट्रीटमेंट हो गया।